हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक पर जिसका प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में हर किसी को इंतज़ार है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है। बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 की। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि एसएससी ने पहले ही बता रखा है कि उनका सीजीएल 26 का जो नोटिफिकेशन है वो 31 मार्च को आने वाला है। अब ये कितना सही होगा ये तो देख के ही पता चलेगा, वक्त बताएगा कि 2026 का नोटिफिकेशन जो है सीजीएल का वो 31 मार्च को आता है कि नहीं आता। फिलहाल बात करते हैं, जैसा कि एसएससी ने बोल रखा है कि 31 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 31 मार्च से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मार्च से अप्रैल तक ये जो है नोटिफिकेशन चलता रहेगा। फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद मई से जून में जो है टीयर 1 का, यानी कि एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम हम लोग बोल सकते हैं, वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो बात कर लेते हैं। देखो, सीजीएल का नोटिफिकेशन आए या ना आए, 31 मार्च अगर नहीं भी आता है तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि कई सारे लोग तो एग्ज़ाम की डेट तक, लास्ट वेन्यू पे पहुंचने के बाद भी पढ़ते रहते हैं। उनको लगता है कि यार अभी भी थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए। तो हर चीज़, बस हमें अपना माइंडसेट रखना है पॉजिटिव। बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आने देनी है अपने पास में। अगर नोटिफिकेशन आता है 31 को, बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, हमें तैयारी करनी है। क्योंकि हमारा मकसद नोटिफिकेशन देखना नहीं है, हमारा मकसद है जॉब लेना एसएससी से कैसे भी। ठीक है, तो एसएससी के हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल होंगे, और उसके बाद में जो भी मई से जून में जो भी एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट कराने वाला है सीजीएल के, तो बात करते हैं कि हमें उस एग्ज़ाम के लिए कैसे क्या करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है एसएससी सीजीएल का, और क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एसएससी सीजीएल, क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जैसा कि उसका नाम है, तो भाई ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर पाओगे। ग्रेजुएशन बेसिकली मोटा मोटा बात किया जाए तो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 साल आपके पूरे होने चाहिए। 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए, आप सीजीएल के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, ये डेट 1 अगस्त 2026 के हिसाब से बोली जा रही है। मतलब 1 अगस्त 2026 को आपके 18 साल पूरे होने चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद में, इसमें क्योंकि सीजीएल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के, अपने देश के बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनकी लेवल 4 से लेके लेवल 7, यानी कि ग्रुप बी और सी के कई सारे पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज फिल की जाती हैं। तो इसमें एज क्राइटेरिया ऑफिस और पोस्ट वाइज अलग अलग है। जिनको नहीं पता लेवल क्या है, भाई सरकारी जो एक तरह से जो 7 सीपीसी आया था, जहाँ पे हमारा वेतन जो 7वां वेतन आयोग लगा था, उसके अकॉर्डिंग जितने भी सरकारी पोस्ट हैं उनको लेवल्स के हिसाब से बांटा गया था। पहले मूल वेतन चला करता था, अभी मूल वेतन हटा के और लेवल के हिसाब से चलता है। तो बेसिकली माना जा सकता है कि लेवल 4 का मतलब है 2400 ग्रेड पे, और लेवल 7 का मतलब है 4600 ग्रेड पे, और इसमें लेवल 5 और 6 बीच में आ जाता है, जो कि 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे। तो ये 4 ग्रेड पे के फिलहाल एसएससी के नोटिफिकेशन के हिसाब से, 2026 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम मान सकते हैं कि ये 4 लेवल पे सिलेक्शंस होने हैं। पहले लेवल 8 की भी कई सारी वैकेंसीज जो है, डबल ए की कई सारी वैकेंसीज भी एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल होती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि भाई डबल ए की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। और अभी जो एसएससी ने अपना सिलेबस या स्कीम बोल सकते हैं, जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली हुई है, उसमें भी अगर हम लोग ध्यान दें तो भाई कहीं भी डबल ए का जिक्र नहीं है उसमें। ठीक है, जो पेपर होता था उसमें एक एक्स्ट्रा पेपर होता था टीयर 2 में डबल ए के लिए,
जो कि आप देख पाएंगे कि उसकी स्कीम में इस बार नहीं है, जिससे हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई डबल ए की इस बार भी कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बात हो गई कि एज रिलैक्सेशन, एज क्या क्या होना चाहिए। तो एज भाई मिनिमम 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम कुछ टाइप लेवल 4 और 5 की जो भी वैकेंसीज इसमें होंगी, इसके लिए आपकी मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। प्लस इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा जो 6 और 7 पे लेवल की जितनी जॉब्स होंगी, उसमें आपकी मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। और इनमें से कई सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें आपकी मिनिमम एज 20 होनी चाहिए। तो ये भाई पोस्ट टू पोस्ट डिफ़र करता है। जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि जो लोग ओवर एज हो जाते हैं उनको भी चांस देती है गवर्नमेंट, बिल्कुल। तो एज रिलैक्सेशन इस तरह से है कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप को मैक्सिमम एज से 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड जिसे हम बोल सकते हैं, अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो पीडब्ल्यूडी में अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 13 साल, और एससी एसटी से हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब ये तो था मेरे छोटे भाई बहनों के लिए। इसके अलावा मेरे कुछ बड़े भाई भी इस जॉब को फिल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की जो अपनी 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 पूरी लाइफ कहीं ना कहीं बॉर्डर पे या किसी रिमोट लोकेशन में निकाल देते हैं अपने देश की, हम सब की सुरक्षा के लिए। तो वो लोग भी एसएससी की कई सारी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पे लेवल 4 और 5 की रहती हैं। तो उनको जो है एज लिमिट, जो एज रिलैक्सेशन दिया है, या मान सकते हैं कि वो कब तक इसको सीजीएल को दे सकते हैं, तो उनकी डिस्चार्ज डेट से अगले 3 साल तक वो एलिजिबल रहते हैं एसएससी सीजीएल के फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए, एज हो गया आपका। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या होता है। तो भाई देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सा है कि पहले जो है 4 टीयर में 4 पार्ट्स में एग्ज़ाम होता था, टीयर 1 2 3 4। अभी पैटर्न को बहुत हद तक चेंज कर दिया गया है। अभी देखा जाए तो बेसिकली 2 ही टीयर बचे हैं, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, इसके अलावा एसएससी के कुछ डिपार्टमेंट्स अपने उन पोस्ट्स को भरने के लिए कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देते हैं, फिक्स करते हैं, जो कि बहुत हार्ड नहीं होते हैं। लाइक सीबीआई हो गया, सीबीआईसी हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट, एनआईए हो गया, ये डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसीज़ आपको मिलती हैं, इसमें आपको छोटे मोटे से कुछ फिजिकल टेस्ट, जो कि आप एसएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल्ड दे दिया जाता है। इसमें कुछ रनिंग या कुछ इस तरह के फिजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ स्पेशली मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। आपकी हाइट, आपका वेट, वो सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं उन पोस्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रहता है। ये किसी किसी डिपार्टमेंट में, जैसा कि मैंने बताया, एनआईए, सीबीआई और सीबीआईसी, इन डिपार्टमेंट्स में चाहिए। इसके अलावा 2 वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी अलग से एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं मांगती हैं। उनमें से पहली होती है जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए देखो, इसका मैंने बताया था कि जो एज क्राइटेरिया है, जो मैक्सिमम एज है, वो एसएससी सीजीएल में 30 साल मांगा जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसकी मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स, 32 साल है। ठीक, अब इसमें आपको अप्लाई करने के लिए, मतलब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसके लिए भी एलिजिबल रहें, आप इसको अप्लाई करें, तो उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल, वो 2 ऑप्शंस हैं। या तो आपने ग्रेजुएशन जो किया हो उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। अगर नहीं, तो दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर लें, कोई भी ग्रेजुएशन कर लें, लेकिन 12th क्लास में आपने मैथ्स में 60% अचीव किए होने चाहिए। ठीक है, 12th में 60 से ऊपर नंबर आने चाहिए आपके।
तो ये दो में से कोई अगर एक होगा तो आप जो है एसएससी में जेएसओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि टीयर 2 में इसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम भी होगा जो मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। तो भाई उसमें भी एक अलग से जो है ग्रेजुएशन, उसके लिए भी हमें चाहिए कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और डबल ए का जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई इस बार भी मुझे नहीं लगता कि डबल ए की कोई भी वैकेंसी एसएससी सीजीएल से फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, अब हम क्या करें। तो भाई पेपर पेपर का पैटर्न समझना है। सबसे पहले हमारा टीयर 1 होगा, जो कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट एसएससी ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग, जो कैलेंडर है एसएससी का उसके अकॉर्डिंग मई से जून में जो है एसएससी टीयर 1 होगा। तो टीयर 1 बेसिकली एक इजी सा टेस्ट रहता है। हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसको उतना हल्के में नहीं लेना है हमें। और क्योंकि सिलेबस टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो टीयर 2 में कुछ ज़्यादा है बस टीयर 1 से, तो हमें ये मान के चलना है कि भाई टीयर 1 की नहीं, हमें सीधे सीधे टीयर 2 की तैयारी करनी है। और टीयर 1 को बस स्ट्रॉन्ग रखना है, टीयर 1 को देना है और एक अच्छा स्कोर करना है। स्ट्रेटजी क्या कैसे करना है बताता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ टीयर 1 में होना क्या है। तो टीयर 1 में बेसिकली एक पेपर होगा सिंपल, 4 पार्ट्स होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। तो चारों के 25-25 क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन 2 नंबर होगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस। और 200 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होगा, आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट होने पर 0.5 मार्क्स कट किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। अब वो लोग जो थोड़ा सा विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, जो स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के दौरान, उनको 20 मिनट इस टेस्ट में एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब नॉर्मली 1 घंटा, और स्क्राइब वाले लोगों को 1 घंटा 20 मिनट का टाइम मिलेगा ये टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए। और ये टेस्ट जो है, इसके जितने भी मार्क्स आएंगे ये जस्ट एक पासिंग और क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। तो इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट के लिए हमें सिर्फ टीयर 2 पे फोकस रखना है। तो टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में बेसिकली अपने एग्ज़ाम्स को से कुछ पेपर 1 और पेपर 2, सबसे पहले तो दो जगह डिवाइड किया गया। पेपर 1 वो जो सबको देना है भाई। अगर आप एसएससी सीजीएल भर रहे हो तो टीयर 2 का पेपर 1 आपको देना ही देना है। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 पेपर 2 सिर्फ उन लोगों को देना है जो जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ये दो वैकेंसीज़ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं या इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 देना है। अब पेपर 1 जो कि एक कॉमन पेपर है, सबको देना ही देना है, उसको भी 3 सेशंस में डिवाइड कर दिया है बेसिकली। तो पहला सेशन, यानी कि 2 सेशंस में डिवाइड किया है, 3 नहीं 2 सेशंस में डिवाइड किया है। पहला सेशन उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया। तो बेसिकली डिवीज़न थोड़ा सा कन्फ्यूजिव है। आप सिंपल सा समझो कि टीयर 2 पेपर 1 में आपको कुछ पार्ट्स में डिवीज़न कर रखा है। सबसे पहले आपको जो है एमसीक्यू वाला पार्ट देना है, पेपर देना है, जिसमें पहला जो सेक्शन रहेगा वो आपका मैथ्स और रीजनिंग कंबाइंड रहेगा। मतलब पहले सेक्शन में आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे दोनों सेक्शंस के। और इसको करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो लोग स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उनको 20 मिनट यहाँ भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस करने हैं। पर क्वेश्चन 3 नंबर हमें दिया जाएगा और 1/3 यानी कि 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है अगर हम किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। अब इसका पेपर 2 में हमें इंग्लिश और जीए देना है, जीए का एग्ज़ाम रहेगा। तो इंग्लिश के यहाँ पे 45 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जीए के 25 क्वेश्चंस, टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 2 में। और जिसकी मार्किंग रहेगी फिर से 3 नंबर पर क्वेश्चन, यानी कि टोटल 210 नंबर का यह पार्ट रहेगा। तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के 180 नंबर और इंग्लिश और जीए मिला के 210 नंबर। ठीक है,
इंग्लिश और जीए के लिए भी आपको अलग से 1 घंटा मिलेगा, मतलब मैथ्स रीजनिंग का 1 घंटा, इंग्लिश जीए का 1 घंटा, टोटल 2 घंटे, लेकिन अलग अलग। ठीक है। और स्क्राइब वाले ये लोगों को यहाँ भी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद में इसका पेपर 3 यानी कि कंप्यूटर का भी एक एक्स्ट्रा पेपर होगा। कंप्यूटर वालों को ध्यान रखना है भाई, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन भाई तकदीर पलटने वाला पेपर है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से इसकी तैयारी रखनी है और इसको भी बराबर करना है, क्वालिफाई करना है भाई। अगर इसको क्वालिफाई नहीं किया तो पेपर 1 और 2 में कितने भी नंबर ले आओ, नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा रह जाएगा। तो कंप्यूटर का बेसिकली जो तीसरा पार्ट रहेगा, जो तीसरा सेक्शन रहेगा, उसमें 20 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। वहाँ भी 3 नंबर पर क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए हमको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको इसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो टोटल इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो सिंपल सा समझते हैं, मैथ्स रीजनिंग 1 घंटा, इंग्लिश और जीए 1 घंटा, और कंप्यूटर पासिंग है सिर्फ, क्वालिफाइंग है 15 मिनट, बट हार्ड आता है थोड़ा सा। इसके अलावा इसका जो सेक्शन 2 रहेगा, मतलब पेपर 1 अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ भाई, इसमें अभी टाइपिंग बची हुई है। आपको ध्यान रखना है, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहना। टाइपिंग भी इम्पोर्टेंट है, आपको टाइपिंग भी पास करना है, जिसको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट बोलते हैं, जो आपका 15 मिनट का रहने वाला है। ये पूरा जो आपका रहेगा, ये Tier 2 रहेगा आपका। और इसको इसमें आपको कंप्यूटर और जो टाइपिंग टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है। बाकी जो आपकी 180 और 210 यानी कि 390 नंबर आपका जो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीएस रहेगा, ये आपका टोटल मेरिट डिसाइड करेगा कि भाई आपको क्या रैंक मिलने वाली है, कितने नंबर आपके आने वाले हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको भी ध्यान रखना, उसको भी हल्के में नहीं लेना। मतलब आप लक के भरोसे मत चले जाना कि जो होगा देखा जाएगा। अपने तरफ से पूरी अच्छे से तैयारी करना, उसके बाद जाना। टाइम है अभी अपने पास में, जल्दी से एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, शुरू करेंगे और फोड़ेंगे। बात करते हैं कि अब जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वालों का क्या करना है भाई। उनके लिए भी Tier 2 में एक पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स का, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। यानी कि इसमें वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 0.5 की माइनस मार्किंग रहेगी। और 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। स्क्राइब वाले लोगों को 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें। और ये जो पेपर रहेगा, ये आपका एक अलग शिफ्ट में एक अलग दिन पर पड़ेगा। यानी कि Tier 2 में अगर आप जेएसओ या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपको 2 दिन अपने बुक करके रखने हैं Tier 2 के लिए। ठीक है, ये आपको करना ही है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा हमारा ये था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अभी इतना सब जब कर लेंगे, उसके बाद में भाई मेरिट लगेगी, और मेरिट में अगर आपने फोड़ दिया तो मिठाइयाँ, खुशियाँ और हर चीज़ भरपूर रहेगी, और कोई ना कोई बढ़िया सा डिपार्टमेंट आपको भी मिल जाएगा। उस टाइम पे फिर एक नई चीज़ रहती है कि कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, क्या आपको पसंद है, कहाँ आपके मार्क्स आपको ले जा रहे हैं। उसके बाद आगे की एक अलग ही जर्नी होती है। तो वो एक अलग मज़ा होता है कि कैसे कैसे किस डिपार्टमेंट में जाएं, क्या बने क्या ना बने। भाई बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आता है। तो करके देखो, एक्सपीरियंस करो। ये जो मेहनत होगी अगले कुछ महीनों की, ये आपका डिसाइड करेगी कि आगे की लाइफ आपको कहाँ किस तरह से बितानी है। और मेरी बात मानो, बहुत अच्छी लाइफ होगी आगे। तो लगे रहो। मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक। वेट मत करो नोटिफिकेशन के आने का, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी तैयारी शुरू करो और करके दिखाओ। और जुड़े रहो मेरे साथ में, लाइक, सब्सक्राइब। और भाई सब लोग, सिर्फ छोटे भाई बहनों से शेयर मत करो। अगर आपके आसपास कोई ऐसे भैया भी हैं जो अपनी इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, एक सिपाही हैं, एक सोल्जर हैं,
तो उनके साथ भी शेयर करो, वो भी डिस्चार्ज अपने जो अपने डिस्चार्ज के बाद में, अपने रिटायरमेंट के बाद में प्लान कर सकते हैं कि भाई मैं एसएससी के थ्रू भी कंटिन्यू एक जॉब में लगा रह सकता हूँ, अपने 60 साल तक सर्विस दे सकता हूँ, अपने नेशन के लिए कमा सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए, और अपने आप को बिज़ी रख सकता हूँ एक अच्छी सी जॉब में, एक अच्छे से किसी दफ्तर में, अपने खुद के लिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।